बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय माय सचिव्स। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 मैं स्टार्ट करूँगा। पार्ट 1 में हमने हल्की फुल्की बात जो मैंने एंड में की थी, तो जिसमें आपको बताया था कि हड़ताल हुई थी। जो रेलवे मैन थे उन्होंने हड़ताल की हुई थी अपने जायज़ मुतालबात के लिए, और सोल्जर्स को ये ड्यूटी दी गई थी कि वो इंजन को ड्राइव कर रहे थे। और इसके अलावा जो ब्रुक फील्ड के स्टूडेंट्स थे वो ब्रुक फील्ड के जो बाहर पट्टी थी, जो लाइन थी, उस पर वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त कर रहे थे। उनको ड्यूटी दी गई थी कि वो गश्त वगैरह करें। और इन बच्चों का जो इंचार्ज था वो मिस्टर चिप्स था। और एक बच्चा जो है क्रिकलेट नाम का, यहाँ पे नाम आपने देखा भी है, तो क्रिकलेट नाम का जो बच्चा था वो मिस्टर चिप्स के पास आता है और पूछता है कि सर अगर हमें कोई एहतजाजी मिले तो हम उसके साथ क्या सलूक करें। तो उसके ख्याल में ये कोई ऐसे जानवर थे जो जू से निकले हुए थे, जो चिड़ियाघर से निकले हुए थे। इसके ख्याल में ये कोई जंगली जानवर थे, ये कोई बिखरे हुए जानवर थे। अब बच्चा छोटा है, उसे नहीं पता कि किन मुश्किलात की वजह से वो लोग हड़ताल करने पे मजबूर हुए हैं। तो चिप्स उसे इस बात पे आंसर करता है कि अगर आपने किसी हड़ताली से मिलना है तो मिस्टर जोन्स मेरे साथ बैठे हुए हैं जो मुझसे बातें कर रहे हैं, आप इनसे मिल लें। तो इस बात पे बच्चा बड़ा हैरान हुआ कि मिस्टर चिप्स जो है वो किसी हड़ताली जिनके खिलाफ हम यहाँ पे गश्त कर रहे हैं उन्हीं के साथ मिलके मिस्टर चिप्स बड़ा दोस्ताना और उनके साथ बड़ी गुफ्तगू जारी है। तो उसकी ये कहानी जो थी ब्रुक फील्ड में पूरे में फैल गई कि मिस्टर चिप्स जो है वो किसी हड़ताली के साथ बड़ा दोस्ताना और बड़े बड़े ऐसे जैसे आपस में बड़े पक्के दोस्त हैं, बड़े गहरे दोस्त हैं, ऐसे बातें कर रहे थे। अब इस बात को मिस्टर चिप्स जो है वो किस तरह लेता है, इससे आगे हम चैप्टर जो इसका चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ। तो आफ्टरवर्ड, इसके बाद द स्टोरी वेंट अराउंड, ये जो उसकी कहानी थी कि मिस्चिप्स का किसी स्ट्राइकर के साथ बातें करना, ये कहानी वेंट अराउंड कहते हैं स्प्रेड को, फैल गई। द स्कूल में देर वाज चिप्स, ये चिप्स था, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, जो किसी स्ट्राइकर से बातें कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, ये किसी एहतजाजी से बातें कर रहा था। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, लगता था कि दोनों बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े दोस्ताना हैं। द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, उनका वो अंदाज जिसमें वो आपस में बातें कर रहे थे। अब ये बात स्कूल वालों के लिए एक अजीब बात है कि जिनके खिलाफ सब गवर्नमेंट जो है सोल्जर्स, उन्होंने इनकार कर दिया। सोल्जर्स इंजन को ड्राइव कर रहे हैं, सोल्जर रेलवे पे वो काम कर रहे हैं। अब ब्रुकफील्ड के बच्चे वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मिस्टर चिप्स उन्हीं बागियों के खिलाफ जाके उनके साथ, उन्हीं बागियों जिनके खिलाफ गवर्नमेंट थी, उन्हीं बागियों के साथ मिस्टर चिप्स बड़ा दोस्ताना। ये बात बच्चों को, स्कूल के अमले को बड़ी अजीब लगी। लेकिन जहाँ तक चिप्स का तल्लक था तो चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड, यहाँ पे देखें आप, चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, चिप्स ने इस बात को थिंकिंग सोचा, ओवर अ गुड बड़ा अच्छा, उसने बड़े अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में सोचा, मैनी टाइम्स बहुत बार। ऑलवेज एडिड टू हिमसेल्फ, हमेशा एडिड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता डैड कहती वुड हैव अप्रूव्ड, कहती काश आज कैथरीन होती तो वुड हैव अप्रूव्ड, वुड हैव अप्रूव्ड, वुड हैव एक्सेप्टेड, वो अगर कैथरीन आज होती तो बड़ा मुझे इस बात पे एक्सेप्ट करती कि विजिब साहब बिल्कुल राइट जगह पे हो, जिसका कोई नहीं हो तो आप उसका साथ दो, जिसके सारे खिलाफ हो आप उसके साथ खड़े हो, जिसके सारे कंप्लेन से भरे हो आप मिसिप्स उनके साथ खड़े हो ना। तो इस बात को अगर मिसिप्स कहता है कि अगर कैथरीन होती तो कितना खुश होती, एंड वुड हैव आल्सो बीन अम्यूज्ड, वुड हैव आल्सो बीन हैप्पी, बड़ी खुश होती मेरे इस अमल से। तो ये उसकी, क्योंकि वो पता था कि कैथरीन ऐसी नेचर की थी, वो ऐसी काइंड हार्ट थी, ऐसी सॉफ्ट हार्ट थी। तो अगर उसे पता चलता कि मिस्टर चिप्स आज उनके साथ खड़ा है जिनके साथ कोई भी नहीं है, तो इस बात पे कैथरीन बड़ा हैप्पी होती। और ये बात सुन के, ये बात सोच के मिस्टर चिप्स खुद भी बड़ा खुश होता है। बिकॉज ऑलवेज, क्योंकि हमेशा से, वट एवर हैपेंड, वट एवर हैपेंड, चाहे कुछ भी हुआ है, एंड हो एवर, और चाहे जैसे भी, द एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, एवेन्यूज कहते हैं वेज, पाथ्स, रास्ते जो होते हैं, एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स रियासत के जो सियासत है उसके जो रास्ते, एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिक्स ट्विस्टेड एंड कर्व्ड, ट्विस्टेड एंड कर्व, ट्विस्ट कहते हैं मुड़ने को, ऐसे ट्विस्ट, ट्विस्ट कहते हैं जो खम होता है, जो हर्डल होती है, एंड कर्व्ड, कर्व्ड कहते हैं कर्व भी मोड़, ऐसे मुड़, ये कर्व शेप जो होती है। अब ट्विस्ट एंड कर्व,
ट्विस्ट टर्न एंड कर्व और मूव हो जाते हैं। चाहे जैसे मर्जी पॉलिटिक्स के रास्ते जितने मर्जी मूव हों, जितनी मर्जी चेंजेस आए उनके अंदर, जितनी मर्जी रिफॉर्म्स आए, जितनी मर्जी इस्लाहात आए पॉलिटिक्स के अंदर, ही हैड फेथ इन इंग्लैंड। चाहे पॉलिटिक्स जैसी भी है इंग्लैंड की, सियासत उसकी जैसी भी है, लेकिन मिसिसिप्स का फेथ जो था इंग्लैंड पे था, उसका ईमान जो था इंग्लैंड पे था। एंड इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड एक तो नेचर को भी कहते हैं और फ्लैश एंड ब्लड ह्यूमन बींग्स को भी कहते हैं, पीपल को भी कहते हैं। उसका ईमान दो चीज़ों पे था, एक इंग्लैंड पे था और इंग्लैंड के जो लोग थे उन पे उसका ईमान था। एंड इन ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड और इसका ईमान ब्रुकफील्ड पे था, पहले इंग्लैंड पे था फिर इंग्लैंड के लोगों पे, और फिर कहता है तीसरे नंबर पे उसका ईमान ब्रुकफील्ड पे था एज ए प्लेस, एक ऐसी जगह हुज अल्टीमेट वर्थ, के ब्रुकफील्ड एक ऐसी जगह है हुज अल्टीमेट, अल्टीमेट कहते हैं एट लास्ट, नतीजतन आखिरकार, उसकी जो वर्थ, उसकी जो वैल्यू है, ब्रुकफील्ड की जो वैल्यू है, डिपेंड इस बात पे डिपेंड करती है वेदर शी फिटेड हर सेल्फ इन टू द इंग्लिश सीन, क्या ये अपने आप को फिट करती है, क्या अपने आप को बिठाती है इन टू द इंग्लिश सीन, इंग्लैंड के मुताबिक, इंग्लैंड के रस्म रिवाज के मुताबिक, क्या ये अपने आप को फिट करती है विद डिग्निटी, डिग्निटी ग्रेटनेस, बड़ी वकार के साथ, बड़ी अजमत के साथ, एंड विद दिस प्रोपोर्शन, एंड विद दिस प्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शन कहते हैं अनइक्वालिटी को कहते हैं, अदम मसावात को कहते हैं, डिसिमिलैरिटी को कहते हैं कि इसमें ऊंच नीच नहीं आनी चाहिए ब्रुकफील्ड के अंदर, मैं ऊंचा हूँ मैं नीचा हूँ, मेरी ज़ात ऊपर है मेरी ज़ात छोटी है, मैं काला हूँ मैं सफ़ेद हूँ, ये डिसप्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए ब्रुकफील्ड के अंदर। तो ब्रुकफील्ड की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है क्या ये अपने आप को डिग्निटी के साथ, ग्रेटनेस के साथ इंग्लिश सीन में फिट करती है, और क्या अपने आप को डिसप्रोपोर्शन रखती है, क्या अपने आप को अदम मसावात, क्या इसके अंदर अनइक्वालिटी आती है, इक्वालिटी होनी चाहिए ब्रुकफील्ड के अंदर। अनइक्वालिटी ये होती है कि ये अफसर का बेटा है, इसे क्लास 1 में रखा जाए, और ये एक खाकरूब का बेटा है तो उस हिसाब से लो क्लास में रखा जाए, तो ये जो होती है ये अदम मसावात है, ये बराबरी नहीं है। तो ब्रुकफील्ड का विदाउट डिसप्रोपोर्शन, इसमें अदम मसावात नहीं, इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए ब्रुकफील्ड के अंदर। ही हैड बीन लेफ्ट अ विजन, उसने, उसका एक ऐसा विजन था, उसका एक ऐसा आइडिया था, उसका एक ऐसा ख्याल था, दैट ग्रीव क्लियरर, अब उसका ये ख्याल क्लियर होता जा रहा था विद ईच ईयर, हर साल, ऑफ एन इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, फॉर विच, और इंग्लैंड के बारे में फॉर विच, जिसके बारे में डेज ऑफ ईज वर नियरली ओवर, उसके ख्याल में इंग्लैंड के लिए डेज ऑफ ईज, जो सुकून के दिन है, ओवर, वो ख़त्म हो गए हैं। ऑफ ए नेशन, ये एक ऐसी नेशन है, ये एक ऐसी कौम है, स्टीयरिंग इनटू चैनल, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कहते हैं घूमना फिरना, स्टीयरिंग कहते हैं रनिंग को, स्टीयरिंग कहते हैं भटकने को, वांडरिंग को, ये चैनल्स कहते हैं वेज, पाथ्स, रास्ते। तो ये इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जो नेशन है, ये एक ऐसे चैनल्स पे घूम फिर रहे हैं, ये एक ऐसे रास्तों में घूम फिर रहे हैं वेयर, जहाँ पे आ हेयर्स ब्रेथ, हेयर्स बाल जितनी बराबर भी एरर, जो मिस्टेक है, माइट बी कैटास्ट्रॉफिक, माइट बी डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, ये तबाहकुन हो सकती है, ये डैमेज कर सकती है इंग्लैंड को, इंग्लैंड के लोगों को। इंग्लैंड ऐसे रास्तों से गुजर है, इंग्लैंड ऐसे वो चैनल से गुजर है, ऐसे उसके पाथ्स हैं कि यहाँ पे छोटी सी भी गलती जो है इंग्लैंड के लिए बड़ा नुकसान दे सकती है। ही रिमेंबर द डायमंड जुबली, डायमंड जुबली, डायमंड जुबली, अब देखें इसमें एक जो 25 साल का जश्न, एक 50 साल का जश्न होता है, एक 60 साल का, सॉरी, यहाँ पे एक 60 साल का जश्न है और एक 75 ईयर्स का, ये 4-5 सेलिब्रेशन है, ये आप देख लें, फिर मैं आपको डायमंड जुबली की तरफ है। अब 25 ईयर्स का जो होता है वो सिल्वर होती है, सिल्वर जुबली, ठीक है, ये सिल्वर जुबली है। ऐसे आप इसे नोट कर ले बेशक आप साथ, 25 जो है वो सिल्वर जुबली है, 50 जो है वो डायमंड जुबली है, 60 जो है ये ये गोल्डन है, ये गोल्डन जुबली है, 60 जो है ये डायमंड जुबली है, और ये प्लाटिनम जुबली है, ठीक है, सिल्वर है, ये गोल्डन है, ये 60 वाली डायमंड जुबली है, और 75 वाली प्लाटिनम जुबली है। कि जब कोई गवर्नमेंट अपने 25 साल पूरे करती है तो वो सिल्वर जुबली होती है,
ठीक है। और जो 50 करती है वो गोल्डन जुबली मनाती है, वो जो 60 करती है वो डायमंड जुबली होती है, और 75 वाले प्लाटिनम जुबली। ये मुख्तलिफ सेलिब्रेशंस के नाम है उनके, ये मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के नाम है कि इतने साल पूरे करने पे इस तरह जश्न होता है। और आप देखिए डायमंड जुबली जो है वो 60 साल पूरे करती है जब गवर्नमेंट अपनी, तो वो 60 साल जश्न जो है वो डायमंड जुबली के नाम से मनाया जाता है। तो याद करता है कि इंग्लैंड के अंदर भी डायमंड जुबली हुई थी, इंग्लैंड के अंदर भी जब क्वीन एलिजाबेथ ने 60 साल पूरे किए थे। देयर हैड बीन अ होल हॉलीडे, होल मुकम्मल एक छुट्टी थी एट ब्रुकफील्ड में। एंड ही हैड टेकन कैथी टू लंदन, वो कैथरीन को लंदन में लेके गया था टू सी द प्रोसेशन, उस जलसे को देखने के लिए, उस जुलूस को देखने के लिए, उस क्राउड को देखने के लिए वो कैथरीन को भी लंदन में लेके गया था। डैट ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी, ये बूढ़ी हो चुकी लेडी, लेजेंड जो हीरो टाइप जो हीरोइन लेडी थी, सिटिंग इन हर कैरिज, अपनी कैरिज में अपनी बग्गी में बैठी थी, लाइक सम क्रम्बलिंग वुडन डॉल। क्रम्बलिंग कहते हैं जो बल खाती हुई होती है, जो वीक हो चुकी हो, जो ओल्ड हो चुकी हो, जो इंतहाई कमज़ोर, फीबल, FEEBLE फीबल हो चुकी हो, जो इंतहाई रैक WRECK खस्ता हाल पुरानी बूढ़ी हो चुकी हो। क्रम्बलिंग वुडन डाल, वुडन लकड़ी की डाल की तरह इंतहाई कमज़ोर गुड़िया की तरह वो लगती थी। हैंड सिम्बलाइज्ड इम्प्रेसिवली, और ये एक सिंबल बन चुकी थी, एक इलामत बन चुकी थी। सो मैनी थिंग्स, हर उस चीज़ की, डैट लाइक हर सेल्फ वर, डैट लाइक हर सेल्फ दैट लाइक हर सेल्फ वर डियरिंग एन एंड, ये हर उस चीज़ का सिंबल थी, वो चीज़ जो कि बिल्कुल अपने अख्ताम के, मतलब ये बुढ़िया जो थी, ये जो ओल्ड लेजेंड हीरोइन थी, ये भी अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी, इंतहाई बूढ़ी हो चुकी थी, इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी। अब 60 साल उसने सिर्फ गवर्नमेंट की थी, तो इस टाइम तक वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी और हर उस चीज़ का सिंबल थी जो चीज़ अपने अख्ताम को पहुंच चुकी होती है। तो उस चीज़ों की तरह ये बूढ़ी भी अपने अख्ताम को पहुंच चुकी थी। वाज इट ओनली अ सेंचुरी, तो कहता है क्या एक सदी गुजर गई थी, और वाज इट एन एपोक, या एक पीरियड, या एक एरा, एरा, या एक ज़माना, या एक दौर गुजार के जा रही थी, एक ये पूरी सदी गुजार के जा रही थी। तो इतनी इसने इंग्लैंड के अंदर दौरे हुकूमत में इसने अपने जो दौरे हुकूमत देखा था, जो इतना अरसा उसने गवर्नमेंट देखी थी, तो क्या एक पूरा ज़माना गुजार के जा रही थी या एक सेंचुरी गुजार के जा रही थी, इस बात को मैं सिर्फ सोचता है। एंड देन और फिर डैट फ्रेंजियंट एडवर्डियन डेकड, फिर उसके बाद एडवर्ड जो किंग एडवर्ड था इंग्लैंड का, तो एडवर्ड का डेकड स्टार्ट हुआ, फ्रेंजियंट फ्राइटफुल खौफनाक। तो ये कहता है फिर इसके बाद एडवर्ड का डेकड शुरू होता है। डेकड कहते हैं 10 साल को। फिर मैं आपको बता चुका हूँ 10 साल पहले भी आपका हो चुका है, 10 साल का जो अरसा होता है वो डेकड होता है। 15 को फोर्ट नाइट कहते हैं, FORT, फोर्ट है NIGST। और जो 20 होता है वो स्कोर होता है, SCORE स्कोर। 10 के डेकड होता है, 15 का फोर्ट नाइट होता है, 20 का जो स्कोर होता है आगे 25, 50, 60 और 75 आपको आगे मैंने पहले बता चुका हूँ। फिर एडवर्ड का 10 साल का खौफनाक दौर शुरू हुआ। लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक ऐसे इलेक्ट्रिक लैम्प की तरह, दैट गोज ब्राइटर, जो बड़ा तेज होता है, एंड वाइटर और सफ़ेद होता है, जस्ट बिफोर इट बर्न्स इट सेल्फ आउट, जैसे अपने आप को वो जला के राख करता है, जैसे अपने आप को जला के ख़त्म करता है, इस तरह उसका जो 10 साल का दुरानिया एकदम से आया और साथ ही बुझ गया। मतलब उसने मिसाल दी है कि जब आप किसी शोले को गुल करते हैं, जैसे आप किसी सिलेंडर से आग को बंद करते हैं तो एक दफ़ा आग फड़फड़ाती है, फड़फड़ा के तेज़ होती है और फिर साथ ही उसकी आग गुल हो जाती है, फिर साथ ही आग बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही एक दफ़ा 10 साल का जैसा था, एक दफ़ा फड़फड़ाया, एक दफ़ा इसमें बेशुमार इस्लाहात हुई, इसमें बेशुमार रिफॉर्म्स हुई, इसमें बेशुमार चेंजेस हुई, इसमें बेशुमार जो तरक्कियाँ हुई, इसमें बेशुमार इन्वेंशन हुई, वो सारी मेंशन करेगा। तो कहता है इतना खौफनाक जो उसका 10 साल का दौर था, इतना जो उसका रिफॉर्मेशन वाला दौर था, किस तरह के वो आगे नीचे उसमें बताता है कि स्ट्राइक्स यहाँ से लेकर जहाँ तक ये 10 साल का अरसा, जो एडवर्ड का 10 साल का अरसा था, इस सारे में ये सारे दुनिया के अंदर ये सारे वाक़यात रुनुमा हुए। कौन कौन से वाक़यात रुनुमा हुए, वो कहता है कि स्ट्राइक्स, हड़तालें, इस दौर में एडवर्ड के दौर में, लॉकआउट्स, ये स्ट्राइक्स
स्ट्राइक हुए, एहतजाज हुए, लॉकआउट्स, तालेबंदियाँ हुई, शैम्पेन सपर, शैम्पेन जो शराब होती है, सपर शाम को शराबों का चलना, शाम को शराब नोशी, एंड द अनएम्प्लॉयड मर्चर्स, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, मर्चर्स जो ताजर, ट्रेडर्स जो थे, बेरोजगार ताजर आपको इसके दौर में मिलेंगे। चाइनीज़ लेबर, चीनियों के मजदूर जो था वो आपको इस दौर, चाइनीज़ लेबर, चीनी मजदूर आपको इस दौर में मिलेंगे। टैरिफ रिफॉर्म्स जो है वो टैक्सेस में जो रिफॉर्म्स हुई, टैक्स में जो चेंजेस आई वो इसके दौर में आई। HMS ड्रेडनॉट, HMS ड्रेडनॉट ये ब्रिटिश का न्यू शिप था जिसका नाम HMS ड्रेडनॉट, ये ब्रिटिश का वो पहला जंगी बहरी जहाज़ था। बहरी जहाज़ तो वैसे सफ़र के लिए यूज़ किए जाते थे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, लोगों के सामान को या कार्गो के तौर पे यूज़ किए जाते थे। लेकिन ये HMS ड्रेडनॉट ऐसा बहरी जहाज़ था कि जिसे जंग के लिए यूज़ किया गया सबसे पहला, ये तैयार होने वाला। ये भी इसके दौर की निशानी है। मार्कोनी से आप वाकिफ़ होंगे, जिसने रेडियो को ईजाद किया था। होम रूल फॉर आयरलैंड, आयरलैंड की जो आज़ादी थी, आयरलैंड आज़ाद हुआ इसके दौर में। डॉक्टर क्रिपन का तल्लक बेसिकली ये लंदन से ही था, ये अमेरिका से था और ये अमेरिका से लंदन में आया। इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। आई ईयर स्पेशलिस्ट था, डॉक्टर था, आंखों और कानों का डॉक्टर स्पेशलिस्ट था, अमेरिका से इसका तल्लक था। और ये इसने अपनी बीवी को मारने के इल्ज़ाम में इसे लंदन में फांसी दी गई थी। तो ये ये सारा जो वाक़या था, बड़ा मशहूर डॉक्टर भी था उस दौर का। तो इसकी जो फांसी वाला सीन हुआ वो भी इसके दौर में हुआ। सफ़रागेट्स कहते हैं जो फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की जो तहरीक, औरतों ने अपना हक़ राय दही मांगा, औरतों ने आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, ये भी इसके दौर में हुआ। द लाइन्स ऑफ शटलजा जो रशिया और टर्की की जो वार थी 1877-78 को ये जंग लड़ी गई। तो रशिया और तुर्की की जो वार थी, इस वार के दौरान में एक बाउंड्री तामीर की गई, एक बाउंड्री खींची गई, एक बाउंड्री बनाई गई। उस बाउंड्री का नाम लाइन ऑफ शटलजा था। ये आपको मैं हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सारी। तो ये सारे जो भी जितनी इस्लाहात रिफॉर्म्स हुई वो सारे एडवर्ड के दौर, इसलिए कहते हैं कि एडवर्ड का दौर जो था बड़ा इलेक्ट्रिक लैंप की तरह उसका दौर गुजरा था। एन अप्रैल इवनिंग, अप्रैल की शाम को, विंडी एंड रेनी, और वो शाम जो थी विंडी तूफान वाली, रेनी बारिश वाली थी। एंड द फोर्थ फार्म, और जो फोर्थ फार्म थी कंस्ट्रूइंग, कंस्ट्रू कहते हैं रीड करने को, इंटरप्रेट करने को। कंस्ट्रूइंग विर्जल, विर्जल जो था रोमन का नेशनल पोइट था, रूम का जो नेशनल पोइट है। तो चौथी क्लास, विंडी मॉर्निंग थी, विंडी और रेनी डे था, और उस वक्त जो चौथी क्लास थी ये विर्जल की पोइट्री जो थी ये उसको रीड कर रहे थे। नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, बड़ी जहानत के साथ तो नहीं किया जा रहा था उसको रीड। फॉर देयर वाज एक्साइटिंग न्यूज़, और क्यों एक्साइटिंग और क्यों नहीं उसकी जो पोइट्री थी वो इतनी दिल लगी के साथ क्यों नहीं पढ़ी जा रही थी, क्योंकि एक्साइटिंग न्यूज़, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर आई थी इन द न्यूज़पेपर में बड़ी ज़बरदस्त खबर आई थी। यंग ग्रेसन इन पार्टिकुलर वाज केयरलेस, अब कौन सी खबर थी वो भी आपको नीचे चल के पता चलेगा। यंग ग्रेसन, जो नौजवान ने ग्रेसन बच्चा था, इसको आपने लाजमी याद रखना है, पेपर में बहुत दफ़ा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यंग ग्रेसन जो था इन पार्टिकुलर वाज केयरलेस। अब यंग ग्रेसन जो है, पेपर में जो न्यूज़पेपर आई है, न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है, उस खबर की वजह से ग्रेसन जो था वह पार्टिकुलरली वाज केयरलेस, वो लापरवाह सा दिखाई दे रहा है। एंड प्रीओक्युपाइड कहते हैं अब्जॉर्ब इन थाट्स, अब्जॉर्ब इन परसेप्शन जो अपने ख्यालात में मगन था, अपने ख्यालात में खोया हुआ था। तो ये ग्रेसन जो था इस खबर की वजह से अपने आप में खोया हुआ और क्वाइट नर्वस बॉय, बड़ा नर्वस बच्चा था। तो क्या खबर थी इस बात पे किसी को नहीं मालूम क्या खबर है। राइटर आपको आगे चल के बताता है
लेकिन ग्रेसन चूँकि क्लास के अंदर वो खोया खोया बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रेसन अपने ख्यालात में है। इस बात को मिसेस चिप्स नोट करता है और ग्रेसन को आवाज़ देता है, कहता है ग्रेसन स्टे बिहाइंड, सजा के तौर पे कहता है ग्रेसन उठो और सबसे पीछे चले जाओ। आफ्टर द रेस्ट सब बच्चों से पीछे जाके खड़े हो जाओ। देन फिर ग्रेसन आई डोंट वांट टू बी स्वेयर, चिप्स कहता है कि मैं आपसे स्वेयर सख्ती से पेश नहीं आना चाहता, बिकॉज यू आर जनरली प्रिटी गुड, क्योंकि आमतौर पे आप बड़े अच्छे रहे हो सबक पढ़ने में, इन योर वर्क अपने काम में, बट टुडे लेकिन आज यू डोंट सीम टू हैव बीन ट्राइंग टू ऑल, लेकिन आज कुछ ना कुछ मामला आपके साथ ज़रूर है। आज आप ट्राई नहीं कर रहे पढ़ने की, आप कोशिश ही नहीं कर रहे पढ़ने की। इज़ एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मामला है आपके साथ, क्या कोई एनीथिंग प्रॉब्लम, क्या आपका कोई मसला है? नो सर, नहीं जनाब। वेल वेल से नो मोर अबाउट इट, चलो हम इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करते, बट आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम, लेकिन मैं आपसे नेक्स्ट टाइम अच्छे की उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट वॉज नॉइज्ड, अब खबर आपको बताने लगा कि कौन सी एक्साइटिंग न्यूज़पेपर में आई थी। तो अगली सुबह ये शोर उठा अराउंड द स्कूल में डैट ग्रेस एंड फादर हैड बीन सेल्ड ऑन द टाइटैनिक। अब टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ था, लंदन का जहाज़ था, कि जिसमें लगभग 2200 से ऊपर लोग, ये सबसे पहला सबसे बड़ा जहाज़ था कि जिसे लगभग 2000 से ऊपर फर्स्ट टाइम ऐसा जहाज़ बिल्ड किया गया था, बहरी जहाज़, जो कि ऐसा जहाज़ जो कि पहली दफ़ा जिसने 2000 से ऊपर बंदों को सवार उसके अंदर सवारी करने की ताकत मौजूद थी, वो उसका वज़न उठा सकता था। सबसे बड़ा जहाज़, उसके बारे में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ये कभी टाइटैनिक को खुदा भी आए तो उसको नहीं डुबो सकता, इतना ज़बरदस्त, हर एक चीज़ परफेक्ट है, लेकिन रब के सिवा कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। खैर, इसे हार हारलैंड एंड वुल्फ के नाम से बंदे थे जिन्होंने इसको तैयार किया था, उनका नाम इसमें सर फहरिस्त आता है, और इसके बारे में दावा किया गया था कि ये कभी नहीं डूबेगा, और सबसे बड़ा जहाज़ अपने दौर का, जो सबसे ज़्यादा पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा बंदों को इसने लोड किया और अटलांटिक ओशियन में जाके ये जहाज़ डूब गया था, और लगभग 1500 से 1600 बंदे जो थे उसके अंदर डूब के मार गए थे। अब ये टाइटैनिक ये बिल्कुल रियल है, इस पे मूवी भी बनाई गई है, आपको इसके बारे में अपने अक्सर बच्चों ने मूवी देखी भी होगी। 1997 में अमेरिका में इस पे काम किया गया, 1997 को इस पे एक फिल्म भी बनी थी, और 15 अप्रैल 1912 को ये हादसा पेश आया था कि जिसमें 1500 से ज़ायद बंदे जो थे इस टाइटैनिक में जो सवार थे वो डूब गए थे। आसपास बाकी भी शिप्स थे, इन्होंने मदद को पुकारा, लेकिन अटलांटिक ओशियन ऐसा ओशियन है कि जो बर्फ़ से ढका रहता है हर वक्त, जिसकी तह बर्फीली होती है, और जब तक मदद उन तक पहुंचती, लोग बर्फ़ के साथ जम के मर गए थे। कुछ लोगों को उसमें से रेस्क्यू भी कर लिया गया था, लेकिन इस जहाज़ का जो हादसा आना था, इसका हादसा जो पेश होना था, वो 1912 को हुआ, 15 अप्रैल 1912 को। तो ग्रेसन के जो वालिद थे वो भी इसी टाइटैनिक में सवार थे। अब ग्रेसन के वालिद के बारे में खबर नहीं आई क्या है कि ग्रेसन के वालिद बचे हैं या नहीं बचे, तो इसलिए ग्रेसन अपनी क्लास में वो खोया खोया सा था। तो अगली सुबह जब ये शोर उठा था कि ग्रेसन के फादर भी सेल्ड, वो सवार थे उसी टाइटैनिक में, एंड दैट नो न्यूज़ हैड जेट कम थ्रू एज हिज फेट, येट नो न्यूज़, कोई खबर नहीं आई थी, कम थ्रू, कोई खबर नहीं पहुंची, एज टू इट फेट, फेट उनकी किस्मत का क्या बना, कि वो बच्चे या नहीं बच्चे। ग्रेसन वाज एक्सक्यूज लेसन, रिसिप्स को पता चला ग्रेसन का ये मामला है, एक्सक्यूज से छोड़ दिया गया कि आप लेसन ना बेशक पढ़ो फॉर अ होल और डे, पूरा दिन। द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली, पूरे स्कूल बड़ा जज्बाती तौर पे उसके आगे पीछे था। हिज एनजाइटी, उसकी परेशानी पे साथ शरीक था। देन केम न्यूज़, फिर खबर आई थी डैट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज रेस्क्यूड, तो इसका बाप भी उनमें शामिल था जिसे रेस्क्यू कर लिया गया था। ग्रेसन वाज एक्सक्यूज, यहाँ पे जब बाप को रेस्क्यू कर लिया गया। चिप्स शुक हैंड्स, चिप्स ने उससे हाथ मिलाए, शेक हैंड्स विद द बॉय, उस लड़के से हाथ मिलाए। वेल आई एम डिलाइटेड, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। ग्रेसन से कहता है मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, अ हैप्पी एंडिंग आफ्टर ऑल,
हैप्पी एंडिंग, बड़ा अच्छा अख्ताम हुआ, आपके वालिद साहब बच गए हैं। यू मस्ट बी फीलिंग प्रिटी, आप बड़ा खुश ही महसूस कर रहे होंगे। प्लीज्ड विद लाइफ, आज आप ज़िंदगी से बड़े खुश होंगे। यस सर, जी जनाब। अ क्वाइट नर्वस बॉय, बाद में चिप्स उसे याद करता है और सोचता है अ क्वाइट नर्वस बॉय, लेकिन बदकिस्मती जो भी चिप्स की लाइफ में है, जो भी थोड़ी सी यादों के साथ है, तो राइटर कुछ ऐसा था कि उसने लाजमी उसको मरवा ही दिया। तो लास्ट में हमने वो स्टूडेंट भी देखा था जो फ्रांस से आया था, फिर उसकी डेथ हो गई। जो कोई भी मिसिप्स के साथ थोड़ा सा मिलाप करता है उसके साथ, हम उसकी डेथ की खबर सुनते हैं। तो ये ग्रेसन भी जो लेसन जिसे छुड़वा दिया गया था, जिसका बाप टाइटैनिक में सवार होने की वजह से बच्चा काफ़ी कंफ्यूज था, तो इस नर्वस बॉय को बाद में चिप्स याद करता है एंड इट वाज ग्रेसन सीनियर। फिर उसका जो सीनियर था, उसका जो बाप था, अब ये बच्चा जो है, ये इसकी भी डेथ हो चुकी है। अब इस बच्चे का जो बाप है वो चिप्स से आता है। चिप्स को ग्रेसन की डेथ का पता चलता है, तो ये ग्रेसन सीनियर मतलब जो ग्रेसन का जो बाप है, उससे ये ताज़ियत करता है उस अपने स्टूडेंट की, नॉट जूनियर। ये बच्चा नहीं, जो ग्रेसन बड़ा ग्रेसन मतलब जो ग्रेसन का बाप था, ये वो उसके पास आता है विद होम। अब ये बाप था जिससे चिप्स ने वाज डेस्टाइंड लेटर, जो मुकद्दर में लिखा था, टू कंडोल कंडोल, कि उसके साथ सिंपथी करे, उसके साथ ताज़ियत करे। तो ये मिसिप्स की किस्मत में लिखा था कि वो ग्रेसन सीनियर के साथ, ग्रेसन के वालिद के साथ इसी ग्रेसन की ताज़ियत करे, जो ग्रेसन स्कूल में कभी कंफ्यूज हुआ करता था, जो ग्रेसन कभी स्कूल में परेशान था, जो ग्रेसन क्लास में बड़ा चुप चुप था। फिर चिप्स ने उसे छूट भी दी थी, तो चिप्स इस बात को सारों को याद करता है और बाद में उसके वालिद के साथ इसी ग्रेसन की ताज़ियत करता है। यहाँ तक चैप्टर नंबर 10 का एंड होता है। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 11 में। अभी तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।